अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, डॉक्टर आयशा विद यू। हम FCPS2 ओबी-गायनी रिकॉल्स कर रहे हैं। ये सवालात पूछे गए थे फरवरी 2021 में। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्वेश्चंस हैं। सिंगल बेस्ट आंसर है जैसे कि आपको पता है। तो क्वेश्चन रीड्स, अ 27-year-old primate gravida at 22 weeks gestation has presented to your clinic with mild dysuria and increased frequency of micturition. Her medical record shows that she has been treated for UTI in third month of her pregnancy. Her urine culture report reveals 100,000 colonies of E. coli sensitive to cephalosporins. You prescribe the required medicine, so what will be the most appropriate next step in her management? So the options are A. No further action required. B. Advise postnatal CT scan. C. Urinalysis after completing drug therapy. D. Antibiotic antibiotic prophylaxis throughout remaining duration of pregnancy, and then none of the above. तो हमें क्वेश्चन को देखना चाहिए। शी इज़ 27 एंड शी इज़ एट 22 वीक्स और पहले उनका UTI ट्रीट किया गया है, अभी उनको फिर है और ई कोलाई मिला है कल्चर से। इसलिए यूरिनालिसिस और कल्चर एंड सेंसिटिविटी की तो ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि गाइडलाइन क्या कहती है। गाइडलाइन ये कहती है कि women with recurrent urinary tract infections during pregnancy, they should be considered for a renal ultrasound scan and low dose antibiotic prophylaxis for the remainder of their pregnancy. That is the answer. So let's go back to the options. In that case हमारा जवाब होगा, हमारा आंसर होगा डी. So we need to give her antibiotic prophylaxis throughout remaining duration of her pregnancy. प्रोफाइलेक्सिस आप बहुत सी मेडिसिन से दे सकते हैं, नाइट्रोफिरंटाइन दे सकते हैं, सल्फामेथॉक्साजोल दे सकते हैं, लेकिन वो आपको लास्ट मंथ में होल्ड करनी पड़ेगी। नाइट्रोफिरंटाइन भी आप दे सकते हैं 36 वीक्स तक, उसके बाद नहीं देंगे, अदरवाइज बेबी को जॉन्डिस हो सकता है। और इसको ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि प्रीटर्म लेबर UTI के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए हमें UTI को ट्रीट करना है। दूसरा इशू ये है कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आपका पेशेंट पायलोनेफ्राइटिस के साथ आएगा। और क्या चांस है कि उसको पायलोनेफ्राइटिस हो जाएगा? 30%, विच इज़ अ हाई नंबर। तो पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है, सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट SBA इज A healthy 31-year-old woman is attending your clinic. Her cervical screening report shows mild scoliosis. So what will be your next action to improve her condition? A. Colposcopy. B. Repeat smear in 3 months. C. Repeat smear in 6 months. D. HPV testing. E. Offer routine recall. She's 31 and report has shown mild scoliosis. So actually we can do colposcopy but we will not do for the mild dyscariosis. आप 3 महीने के बाद स्मीयर रिपीट करेंगे अगर आपको आस्कस मिले हैं या अनडिफ्रेंशिएटेड है आपकी जो स्लाइड है। 6 मंथ्स के बाद ऐसा सच नहीं करते, वो हम ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट आएगा आपके पास, कोई भी आपने ट्रीटमेंट दिया है किसी भी तरह के डिस्कैरियोसिस के लिए, फिर पेशेंट इज फॉलोइंग अप, तो उस वक्त आपने देना है। HPV टेस्टिंग यस सीम्स रीजनेबल। क्यों? क्योंकि अगर हाई रिस्क HPV है तो देन वी नीड टू सेंड हर फॉर कल्पोस्कोपी, बट दे आर आस्किंग अस कि पहला एक्शन क्या आप करेंगे ना, नेक्स्ट एक्शन। ऑफर रूटीन रिकॉल, आप रूटीन रिकॉल सिर्फ उस वक्त ऑफर करेंगे जब आपका पेशेंट ठीक हो गया और मतलब सब क्लियर है उसका। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है डी। आपको पता है कि सर्विकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में कई चेंजेस की गई थी, तो उसमें फिर ये है कि सैंपल इज फाउंड कि आपके पास पेशेंट आया, उसका लो डिस्केरियस या माइल्ड डिस्केरियोसिस है या एल सेल है, तो आपने उसको HPV स्क्रीनिंग के लिए भेजना है। और इसमें ये है कि द सैंपल इज फाउंड टू बी HPV नेगेटिव, देन द वुमन इज रिटर्न टू द रूटीन रिकॉल, and if the sample is found to be HPV positive, then a slide is prepared from the same sample and examined by cytologists.
So women who have a HPV positive screen with cytology negative results, they will be recalled in 12 months for a further screen. And the women who have HPV positive screen with an abnormal cytology result, they are referred to colposcopy. So जो बेसिक गाइडलाइन के पॉइंट्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं। और दो कंसेक्टिव HPV अनअवेलेबल है और या साइटोलॉजी इनएडिक्वेट स्क्रीनिंग टेस्ट है तो फिर आपने उसको कॉल्पोस्कोपी देनी है। आपके यूनिट में HPV टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है आपके हॉस्पिटल में, तो आपने एनी टाइप ऑफ डिस्कैरियोसिस में पेशेंट को कॉल्पोस्कोपी के लिए भेज देना है। ये बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सर्विकल स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिनारियोज कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन आपको गाइडलाइन के कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब हम सर्विकल स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे कि कौन से रेड फ्लैग्स हैं, कब आप पेशेंट को रूटीन रिकॉल में वापस कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और कब आपने उसको कॉल्पोस्कोपी के लिए भेजना है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, तो इसलिए आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। A 52-year-old woman underwent total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy 1 year ago, as she was diagnosed with endometrial cancer, and she presented with breathlessness for 2 weeks, and on workup she has been diagnosed with metastasis to several organs in her body. She has pleural effusion also. Pathologists found malignant cells in pleural fluid. So what will be next best step in her management? A. Chemotherapy. B. Radiotherapy. C. Surgical excision of metastatic tissue. D. Palliative surgery. And E. Palliative care. So she is 52. उनका टैप्सो हुआ है 1 year पहले, and she was diagnosed with endometrial cancer. So now she has presented with breathlessness for 2 weeks. तो लंग्स उनके इन्वॉल्व हो चुके हैं। वर्कअप पे आपको मेटास्टेसिस मिला है डिफरेंट सेवरल ऑर्गन्स इन हर बॉडी। तो उन्होंने दे हैव नॉट टोल्ड यू दैट एग्जैक्टली वेयर वर द डिपॉजिट्स, बट देयर आर सेवरल, सो यू आर सस्पेक्टिंग डिस्टेंट मेटास्टेसिस। तो अब इस पेशेंट को, जिसकी सर्जरी पहले हो चुकी है और अभी फिर उनका कैंसर वापस आ गया है, तो अभी इसके लिए क्या करना है? कैंसर के लिए आप याद रखें कि GOG ने सब गाइडलाइंस रिवाइज की थी, तो यू हैव टू गो एंड रीड द लेटेस्ट वन। जब हम ऑन्कोलॉजी का मॉड्यूल करेंगे फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इस पेशेंट को आइडियली आप कीमो भी दे सकते हैं, रेडियो भी दे सकते हैं। तो कीमो को प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि ये अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, अभी ये सेकेंडरी प्रेजेंटेशन है पेशेंट की। रिकरेंस के बारे में याद रखें कि मोस्ट ऑफ देम लाइक 65 to 85% ये स्टडीज़ में ये GOG की गाइडलाइन है कि दे वर डायग्नोज विद इन 3 years ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड 40% ऑफ द रिकरेंसेस वर लोकल। सो 60% वर डिस्टेंट और 40% वर लोकल। फिर उसके बीच में क्या है कि नॉन लोकलाइज्ड रिकरेंट ट्यूमर्स जैसा कि इस पेशेंट को है, दे आर यूजुअली ट्रीटेड विद प्रोजेस्टिन थेरेपी, जैसे मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट दे सकते हैं, कितनी 50 to 100 मिलीग्राम 3 times a day, या मेजेस्ट्रल एसीटेट आप दे सकते हैं 80 mg 2 to 3 times a day. The treatment is continued as long as the disease is stable or in remission. Maximum clinical response may be observed 3 or 4 months after therapy initiation. Platinum-based chemotherapy like cisplatin and the doxorubicin or carboplatin and paclitaxel, they have been recommended for patients with advanced or recurrent disease, and which is not amenable to cure by surgery and or radiotherapy. Several ongoing trials जो भी investigate कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थेरेपीज़ हैं और ज़्यादातर किस पे फोकस कर रहे हैं? नॉन लोकलाइज्ड रिकरेंट ट्यूमर्स। गाइडलाइंस इस मामले में बहुत क्लियर हैं, आपको जस्ट उनको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी है तो सब स्पेशलिटी सब्जेक्ट, लेकिन जो इनिशियल मैनेजमेंट है या रेकरेंस का जो ट्रीटमेंट है या स्टेज है, इसके बाद
सर्वाइवल रेट्स, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनको याद रखें। अगर आपके पेशेंट ने पहले कीमो ली हुई है तो फिर आप उसको रेडियो ऑफ़र कर देंगे। अगर उसने पहले रेडियो ली हुई है तो फिर आपने उसको कीमो ऑफ़र कर देना, डिफरेंट आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको मल्टीपल मेटास्टेसिस मिल रहे हैं तो देन यू आर गोइंग फॉर कीमो, क्योंकि हर लोकेशन में रेडियो हो सकता है उसके लिए सूटेबल ना हो। लेकिन यही है कि एमडीटी आपका फर्स्ट आंसर है कि उसका रिव्यू होना चाहिए और फिर फर्दर मैनेजमेंट करनी चाहिए, लेकिन एज़ पर द जीओजी गाइडलाइंस हमने इस पेशेंट को कीमोथेरेपी देनी है।